मानसी। तो ओके, हाँ, आई वाज मेंशनिंग अबाउट कि यूथ पॉपुलेशन में अगर सिगरेट यूजेस ज्यादा इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, डिस्पाइट नोइंग कि इसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है, आपको थ्रोट कैंसर हो सकता है, तो एज अ स्ट्रेस बस्टर एक ये परसेप्शन है, लोग इसको ज्यादा रिलाई करते हैं। एंड मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पता होने के बाद भी जो एडिक्शन हो जाती है इसके साथ, उससे मतलब उसको खत्म करना, उसको उससे छुटकारा पाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो इवन लाइक प्राइवेट सेक्टर में वी आर सीइंग कि द एम्प्लॉयज दे यू नो मतलब बहुत इजीली दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट। सो दैट्स देयर एंड अगेन अ सिंबल ऑफ लाइक मॉडर्निटी, पीयर प्रेशर जो होता है, उसकी वजह से भी वी आर सीइंग द कंजम्पशन इंक्रीजिंग। उसके जगह पे मानसी वी कैन प्रमोट द यूसेज ऑफ निकोटिन वेप। जो वेपिंग नहीं होता है उसको प्रमोट कर सकते हैं, अगर मेरे को टबैको कम करना है तो यूसेज। और इसमें इन्फ्लुएंसर्स का भी तो रोल है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो इसको एक फैंसी इमेज दे देते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट हो रहा है। यस मानसी। तो हम लोग जो वेपिंग नहीं आजकल चलता है, ई वेपिंग, निकोटिन और उसका रहता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक प्रमोट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टोबैको ऐसा कर सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। मतलब कि हार्मफुल जो इम्पैक्ट होगा कंपेयर टू जो सिगरेट्स हम यूज करते हैं, उससे ई सिगरेट भी वी आर सीइंग कि वो प्रमोट भी ज्यादा की जा रही है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका कम हो सकता है, जो उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है, तो वो डिजीज बर्डन में भी कम कर सकता है, बिकॉज अगेन वो वही चीज को टारगेट कर रहा है कि जो एडिक्शन हो रहा है उसको आप मतलब उसको कंप्लीटली तो एकदम से नहीं रोक सकते, तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव टू द सिगरेट्स वुड बी द ई सिगरेट्स। अब इसमें मैं इसमें डिसएग्री करता हूँ, यही मैं पूछा था क्वेश्चन। ई सिगरेट है ना, उसमें भी आप फेफड़े के अंदर में आप तो स्मोक ले ही रहे हो। बस फर्क ये है कि यहाँ पर जो धुआं है वो थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ का उसका तो डिफरेंट है, उसमें वीओसी कंपाउंड ज़्यादा है। जो ऑक्साइड कंपाउंड होते ज़्यादा हो, तो वो भी एक तरह से खतरनाक है विद रिस्पेक्ट टू द लंग्स। इतना नहीं है लेकिन वो भी है। तो आजकल सबको ई सिगरेट भी बैन कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज में। इंडिया में ऐसा इस पर बात हो रहा था आज से 2-3 साल पहले, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक सोल्यूशन है कि आप टैक्स बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें और लोगों को बताएं कि आप ठीक है, नहीं कोई इसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है पहली बात। निकोटिन पैच आता था एक समय के, हाथ पे लगा के आप कर सकते हो, लेकिन वो भी एक उससे भी तो एक नशा ही है, निकोटिन में लॉन्ग टर्म में नशा। जुवेनाइल क्राइम रेट, तो इससे रिलेटेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। तो जुवेनाइल जुवेनाइल के लिए प्रवेश कुछ बोलना है इसमें कि कौन से इंस्टीट्यूशन है, कैसे होता है, और जुवेनाइल नहीं, रेट को इसमें कुछ कैसे, क्राइम रेट को कैसे हम लोग डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट, आपको अगर पता होगा तो। मतलब क्या क्वेश्चन आपके? मतलब एडल्ट क्राइम रेट जो होता है वो जुवेनाइल क्राइम रेट में फिर हर का प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर है या फिर कहीं पर। नहीं, सेम हाँ, प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर। जो एफआईआर से लेकर के और जो ट्रायल तक का जितना भी मामला है, उसमें स्पेशल मेडिकल काउंसलर्स बैठते हैं इनके साथ। और थोड़ी लीनियंसी है लॉ में जुवेनाइल को डील करने के लिए, और इनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए जुवेनाइल कोर्ट्स और जुवेनाइल जेल्स होती हैं। तो इनको उसमें मिक्स नहीं किया जाता, बस यही है, और कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। तो इंडिया अनाउंसेस $250 डिस्कस कि केनिया इट इज पार्ट ऑफ द आयूरा, IUR। तो लाइंस ऑफ क्रेडिट, ये लोन है कि ग्रांट है मानसी, अप्रवेश। ग्रांट। नहीं, इट इज अ क्रेडिट, आप क्रेडिट दे रहे हो तो मतलब लोन होता है ये। ग्रांट होता तो ग्रांट्स वुड हैव बीन मेंशन्ड। एड होता है, एड। हाँ, पता। ग्रांट है ना? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़, मैं नहीं, मेरे मतलब मैं हिसाब से पूछ रहा हूँ, ग्रांट मुझे ही नहीं होता पता है। इसलिए। नहीं, अगर क्रेडिट मेंशन्ड है तो दैट वुड हैव टू बी एक बार, रीपेड। हाँ ठीक है।
22 nation pledged to triple nuclear installed capacity by 2050. India is not part of the pact. इंडिया क्यों नहीं पार्ट है पैक्ट? तो इसका जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये डिफरेंट है, ये आता है ओईसीडी के अंदर में। ये फॉर्म हुआ था आफ्टर 1973 वेयर द ऑयल प्राइस वाज वेरी हाई ड्यू टू द ब्लॉकेड and a reduction in the production of oil by the Arabic countries in the Arab-Israel Yom Kippur War 1973. तो IEA डिफरेंट है, IEAE ये डिफरेंट है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है। ये बात करते हैं सिविल एंड न्यूक्लियर रिएक्टर दुनिया में, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यहाँ पर है। ये बात करते हैं दुनिया में जितना भी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर इनके अंडर मॉनिटरिंग करते हैं, उनका रिपोर्ट लेते हैं कि वो जो रिएक्टर में यूज हो रहा है यूरेनियम, क्या वो सही तरीके से यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, क्या यहाँ पर चोरी तो नहीं है, कहीं इलीगल धंधा तो नहीं हो रहा है, उसके देखने के लिए। तो वो IEA है। और उसी उसमें मानसी इज राइट, दैट इज अ लोन। लोन ना। तो इंडिया NSG ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो उसके अलावा इंडिया मेंबर है MTCR का भी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल केमिकल वेपन। MTCR इज टॉकिंग अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी। अगर 300 किलोमीटर ऊपर का मिसाइल बनाना है उसका, उसके लिए ग्रुप का पार्ट होना जरूरी है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने के में जो ग्रुप का मदद होता है, ये NSG ग्रुप का। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन MTCR का मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी है। और जो चाइना है वो बाकी का मेंबर नहीं है, इसका मेंबर NSG का मेंबर है। तो हमेशा से इंडिया चाहता है कि NSG का मेंबर बने और उनकी न्यूक्लियर जो सिविल जो डील हुआ था US के साथ वो भी आगे बढ़ सके उसके बाद। इंडिया के पास करेंटली 6780 मेगावाट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है, लेकिन न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा महंगा है, लॉन्ग टर्म है लेकिन महंगा है। एक बार दोबारा बोलोगे आप, कितना है? 6780 मेगावाट। तो इसमें बात करें 3 कंटेंशियस इश्यूज, राइज इन ग्रीन एनर्जी फ्यूल इन कैपेसिटी, फॉसिल फ्यूल फेज आउट ये डिस्कस किए, फेज डाउन इंडिया बात करता है, रिड्यूसिंग मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा, मीथेन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है मानसी? एग्रीकल्चर। हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब अगर बोला जाए तो वेटलैंड है, फिर राइस प्रोडक्शन से है, उसके बाद बाकी सब आता है, डेयरी भी आता है उसमें, तो डिपेंड करता है। तो ये एक तरह से सोशल जस्टिस मेजर, ट्रांसजेंडर पीपल टू गेट फ्री हायर एजुकेशन इन महाराष्ट्र। डिस्कस दिस वन। करुणा, politics is too serious a matter to be left to the politician. Interpret this. Himansi, then Anchal. पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिशियंस का ही रोल नहीं होता, जो सिटीजन्स है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है उतना ही। Example. या हम दो चीजों की बात Yes. कर सकते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक ये आउटकम हम बोल सकते हैं, या मतलब डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जैसे करुणा ने बोला कि रोल ऑफ सिटीजन्स, दी डेमोज, दैट इज द पीपल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉलिटिक्स अगेन एक पॉजिटिव टर्म भी इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। मैं ऐसा बताऊंगा कि पॉलिटिक्स टू सीरियस है मैटर। टू सीरियस क्यों है? क्योंकि इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द सिटीजन लाइफ, वाटर अवेलेबिलिटी, आपका फ्रीबीज हो गया, सब्सिडीज हो गया, या फिर डायरेक्टली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो डायरेक्टली आप पॉलिटिशियन पर छोड़ नहीं सकते, आपको इन्वॉल्व होना पड़े। इसलिए हम लोग बात करते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो ग्राम सभा, पार्टी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1982 वाला, उसमें लोकसभा, लोकल बॉडी, विमेन का पार्टिसिपेशन, दलित का,
फिर माइनॉरिटीज़ का एक्सेट्रा, तो सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी। तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का आ जाएगा एक इशू, और फिर लॉबिंग का एरिया आ जाएगा, फिर प्रेशर ग्रुप का आ जाएगा। तो ये देख निकाल सकते हैं इसमें। आचित, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ओके, we can move forward. एनसीआरबी का रिपोर्ट था जिसमें कल डिस्कस किए थे कि 1,68,000 सुसाइड केसेस हुआ था, इसमें मैक्सिमम वेज अर्नर थे, और उसके बाद फिर बाकी स्टूडेंट और विमेन भी थी। तो अलग अलग केस डेटा इन्वॉल्व होता है जिसमें हेल्प करता है लॉ इन्फोर्सर को कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई करें। साइबर इशू भी का बात हुआ था कि साइबर केसेस बढ़ा है ओवर द ईयर्स, साइबर क्राइम वेंट अबव 25%। तो इसके अंदर और एक सेक्शन 309 है आईपीसी का, वो बेसिकली क्रिमिनलाइज करता है आपको सुसाइड। अगर आप करते हो तो आप बुक कर दी जाती है। ऐसा क्यों है? मैं सेक्शन, क्रिमिनलाइज क्यों करना सोसाइटी? उसका मर्जी, उसका बॉडी, बॉडी ऑटोनॉमी। मानसी, हाँ इसका बता। नहीं मैं बताता हूँ ना बॉडीली इसका। ऑटोनॉमी। नहीं, आपकी आप बताना आपकी जो मानसी। बॉडी, ठीक। मानसी, ऐसे तो सोसाइटी मेरा ऑप्शन खुद का है ना, मतलब मैं तो, और बॉडी ऑटोनॉमी की बात होता है, जैसे अबॉर्शन का बॉडी ऑटोनॉमी की बात होता है, बाकी सबका भी। तो मेरा मन है कि मैं सुसाइड करूँ, तो उसके लिए क्रिमिनलाइज क्यों किया जा रहा है इसको? ये नहीं, प्रवेश को क्रिमिनलाइज बताना। इसलिए किया जाता है ना कि उसका जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में भी उसका जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, जो मेंटल हेल्थ पे, वरना तो ये कोई सोल्यूशन मेजर नहीं हुआ कि आप अपनी मतलब फंडामेंटल राइट है आपकी, राइट टू लाइफ, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। तो मैं इतना ही प्रवेश। बोलूंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो सुसाइड आप करते हो तो आपकी जो इंडिविजुअल राइट है उसको तो आपने यूज कर लिया, लेकिन आपके पीछे जितने लोग हैं उनके राइट्स आपसे जुड़े होते हैं। आप किसी फैमिली के अंदर ब्रेड अर्नर होते हो, तो आपकी पूरी फैमिली बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेंटल एगोनी हो जाती है। सोसाइटी के अंदर सुसाइड का एक क्रेज बढ़ जाता है कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा हम सुसाइड कर लेते हैं, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर। तो ये तीन चार एरियाज हैं जिसकी वजह से सुसाइड इलीगल है इंडिया के अंदर। और दूसरा कि अगर लोन लिए, चुका नहीं पाए, सुसाइड कर लिया, तो ऐसे तो केस हो सकता है कि लोन ले करके खर्चा करके सुसाइड कर ले। तो इसलिए ओवरऑल ऐसा बोला जाता है कि ये सुसाइड एज अ नेगेटिव कॉनोटेशन दिखा जाता है हर जगह। अपने देश में भी सुसाइड का ऑप्शन नहीं है। तो यूएस और वेस्टर्न कंट्री और इंडिया में क्या फ़र्क है? अगर आप लाइफ से तंग आ चुके हो यहाँ पर या फिर यूएस में, तो वहाँ पर सुसाइड को बोला जाता है लीगल बनाने के लिए। तो स्वीडन में या फिनलैंड में, जो सो कॉल्ड हैप्पी कंट्री है, जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर बात करें कि कैसे लीगलाइज करें सुसाइड को। तो एयर कंटेनर पढ़े थे हम लोग, कुछ एक महीने ही पहले पढ़े थे कि एयरपोर्ट है, इसके अंदर बैठ के आप मर जाएंगे। इंडिया में क्यों बात होता है? इंडिया में बात होता है कि आप सब त्याग करके आप इस्कॉन से जुड़ जाइए या किसी और से चल जाइए, या फिर आप छोड़ दीजिए घर बार। तो यहाँ डिफरेंट कनोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द ये कि, इसलिए सुसाइड को हम प्रमोट नहीं करते। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द COP28, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है S4S टेक्नोलॉजी। तो S4S विच हैज ट्रांसफॉर्म लाइफ, ये तो एक बेसिक टेक्नोलॉजी हो गया जो इंडिया में स्पेस जरूरत नहीं है। मिशन लाइफ इज इम्पोर्टेंट, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एआई। तो देखा जा रहा है कि ओवर द ईयर्स एआई हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू द बोथ डिप्लोमेसी, मिलिट्री, डॉक्ट्रिन। यूएस भी काम कर रहे हैं, चाइना भी ये काम कर रहे हैं, इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए, बट विद अ कॉशियस माइंडसेट कि ह्यूमन इंटरवेंशन इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द अल्टीमेट फाइनल डिसीजन मेकिंग। नहीं तो फिर अगर आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक सिस्टम कर दोगे, तो जो 1970s में न्यूक्लियर केस हुआ था बिटवीन द यूएसएसआर एंड यूएस, कि यूएसएसआर के एक टेक्नीशियन को लगा था कि यूएसएसआर ने एक मिसाइल छोड़ दिया, और उसका सबमरीन रेडी था, लेकिन बाद में पता चला टेक्निकल मैन फंक्शन था। तो वो केस ऐसा नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म, इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
ऐसा बोला जाता है कि जैसे IEAE है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, वैसे ही इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, वैसे ही इंटरनेशनल एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। वो बात होता है। तो गैपी समिट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करता है, एक समिट है, उसमें डिसीजन मेकिंग किया जाता है। और आइडियलिज्म फॉर द AI, कि AI से तो फायदा होगा लेकिन उसका नुकसान भी है, जिसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो AI को हर जगह में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी। लेकिन ओवर द years आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसका जो एक्सपेंशनिज्म। दूसरी बात, AI रिसर्च में भी इंडिया थोड़ा पीछे है, चाइना डोमिनेट करते हैं AI रिसर्च में आज भी। मैनी हैव डिमांडेड बैन ऑन मिलिट्री यूज ऑफ AI, लेकिन AI तो यूज होगा आज नहीं तो कल, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम लोग बस इसको रेगुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ competition between China and US regarding the military use of AI. ये ले लो प्रवेश। कौन से वाला उशिक? ये है, some things best left unsaid, SC on petition not listed for hearing। ये इशू क्या है? कुछ चीजें सही होती है जो अनकही होती है, तो बस तरीके से दिखाना पड़ेगा उसको। वेरीफाई दैट इज। ये किससे रिलेटेड है ऐसे? ये आई केस। थिंक ये जजेस और लॉयर्स का मैटर है, जिसमें कि अटॉर्नी जनरल की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है कि डिले इन द हियरिंग्स और रिटायरमेंट डेट को फास्ट अप्रोच किया जा रहा है। बेसिकली इतना कुछ है नहीं इसमें। तो लेपर्ड देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में लेपर्ड तीन प्रकार के, तो नॉर्मल लेपर्ड हो गए, एक क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, या फिर स्नो लेपर्ड हो गया। तो तीनों का IUCN पता है, वर्नरेबल में आता है। कोई भी इंडेंजर और कोई भी क्रिटिकल इंडेंजर नहीं, सब वर्नरेबल इंडिया में। क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ मिलता है? तो वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होता है, तो समझ दिमाग में क्लाउड होना चाहिए। तो क्लाउडेड लेपर्ड। नॉर्मल लेपर्ड हो गया जो जंगल में मिलेगा, और फिर स्नो लेपर्ड जहाँ पर हिमालयन रीजन हो गया। तो ये हो गया। तो बिग फाइव जो बिग फोर है उसमें आते हैं, तो वर्नरेबल ऑन द IUCN लिस्ट, ये बोल सकते हैं। तो लेपर्ड और चीता में क्या फर्क है प्रवेश? मानसी। लेपर्ड जो होता है आई थिंक हाँ। स्मॉलर होता है, और चीता जो होता है वो फास्टेस्ट लैंड मैमल होता है चीता। लेपर्ड लेपर्ड का जो जॉ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, चीता छोटा होता है जॉ उसका। लेपर्ड कैन क्लाइम ऑन द ट्रीज, चीता नहीं, चीता दौड़ता है ज़्यादा स्पीड से। लेपर्ड का जो नहीं, पैचेस होता है, चीता का आपने क्या बोला, क्या छोटा होता है? जॉ मतलब बड़ा चेहरा होता है ना, मुंह पूरा, वो छोटा होता है अच्छा, एज ठीक है, कम्पेयर। हाँ वो छोटा होता है। और फिर चीता कैन रन इन अ फास्ट मैनर, लेकिन लेपर्ड ऐसा नहीं, लेपर्ड वो ट्री पे जा चढ़ सकता है। लेपर्ड ज़्यादा अजाइल होता है एज कम्पेयर टू चीता, और फिर ज़्यादा ताकतवर होता है एज कम्पेयर टू चीता। और हम्म। चीता रहते हैं बेसिकली इन द ग्रासलैंड रीजन। तो चीता और लायन दोनों का जो वाइल्ड हैबिटेट है करीब करीब सेम। और लेपर्ड और टाइगर का हैबिटेट सेम है, जंगल के हिसाब से होता है। तो करुणा बोलती है कि नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, उसमें चारों स्पीसीज यहाँ पाए पाए जाते हैं लेपर्ड के। ओके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द 1/3
ऑफ द इंडियाज कोस्टलाइन वर्नेबल टू द इरोजन। तो CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये है क्या प्रवेश? CRZ। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं या कोस्टल स्टेट्स है, वहां पर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट CRZ नॉर्म्स के हिसाब से होती है। यानी इसके अंदर तीन होती है, एक होता है कोर, एक होता है बफर, और एक होता है आउटर लिमिट। तो आउटर लिमिट और बफर तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोर एरियाज में आप नहीं कर सकते। इसमें आप कुछ तीन या चार चीजें होती हैं, जैसे कि लेइंग ऑफ द सीवेज पाइपलाइंस हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल R&D हो गया। तो वो सारी चीजें आप बफर तक कर सकते हैं। तो कोर एरिया होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन का, उसमें नो कंस्ट्रक्शन लिमिट, वो नो कंस्ट्रक्शन होता है, बैन होता है हर चीज के ऊपर। तो यस, जैसे हमारे यहाँ और एक्सेप्शन भी दिया हुआ है उसमें, एक्सेप्शन भी है CRZ में। अगर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है तो आप कर सकते साइंटिफिक हैं। रिसर्च था। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च, स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट, डिफेंस, वो समय कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते। तो ऐसे बताया गया कि NCCCR, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। वो बात कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज वर्नेबल टू द इरोजन। तो इसको दूर करने के लिए, कोस्ट लाइन में इरोजन दूर करने क्या करना चाहिए करुणा? कोस्ट लाइन इरोजन को कम करने, मिटिगेट करने के लिए क्या करना चाहिए मानसी फिर? सी यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ही एक तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए अगर कोस्टल इरोजन प्रिवेंट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक कोस्ट पे हम ऐसे लाइक स्पीशीज, मतलब ट्री स्पीशीज भी प्लांट नहीं कर सकते हैं, लाइक टू प्रिवेंट दैट। मतलब वेजिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि केरला में वी आर हैविंग दी अंडर सी वाटर राइस स्पीशीज जो प्लांट की जाती है, सो दैट कैन बी वन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। फिर सैंड माइनिंग भी होता है कोस्ट लाइन में, तो सैंड माइनिंग को, इलीगल सैंड माइनिंग को कर्व कर सकते हैं। फिर जो पोल्यूशन मेजर्स है उसको भी कर्व कर सकते हैं। फिर आपने बताया वो सभी है एरिया। CRZ का एग्जैक्टली फॉलो होना चाहिए, अडेरेंस टू CRZ। तो जीनोम सीक्वेंसिंग, प्रवेश, व्हाट इज दिस जीनोम सीक्वेंसिंग? जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली जीन एडिटिंग की जाती है। तो इसके अंदर, लैब के अंदर, जीनोम जो है एक ऑर्गेनिज्म के, वो दूसरे में डाले जाते हैं विद अ टेक्निकल प्रोसेस। तो ये नहीं, होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग बोला है, सीक्वेंसिंग बोला है, मतलब कि हम बस बता दिया उसका ये जीनोम है उसका, उसमें चेंज नहीं कर रहे कुछ जीनोम में। वो बस बताया कि ये जो जीन है इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें बताया 14 जीन निकाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन है कि ये जामुन के अंदर में ये सब जीन है, इसके कारण एक फायदा होता है बॉडी के अंदर में। तो इसके कारण ये एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इसी को बोलते हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो क्रिस्पर वाला है कि आप एडिट को, जीनोम एडिटिंग हो गया वो चीज, मानसी। राइट, यहाँ पे हम बस सीक्वेंस पता हाँ, लगा रहे हैं सीक्वेंस कि पता लगा रहे हैं इंफ्लुएंस में कौन सा जीनोम डिफरेंट के कारण टाइप्स। क्या हो, उसका करेक्टरिस्टिक हो रहा है। तो जामुन का ही सिर्फ हम्म। किया यार है। तो जामुन अगर बोला जाए तो विटामिन C ज्यादा मिलता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट आयरन है इसमें, और इट इज पॉपुलर इन इंडिया फॉर मेडिसिनल वैल्यू प्रॉपर्टीज। जामुन खाए होंगे तो पता चल ही होगा कि वो विटामिन C हो गई इसमें। और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरीज हो गया, एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, तो फायदेमंद है, खाना चाहिए। तो ये डिस्कस की कैसे चेन्नई फ्लड है, वहाँ पर अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के कारण, नॉट अडेयरिंग टू द प्रोटोकॉल्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हर दूसरे तीसरे साल में वाटर क्राइसिस होता है चेन्नई में। तो रिवर वाटर मैनेजमेंट या रिजर्वर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट अर्बनाइजेशन, सीवेज में जो क्लॉगिंग होता है उसको भी हटाना जरूरी है, तभी जा करके वो फ्लडिंग नहीं होगा, अर्बन फ्लडिंग। तो एग्जाम्पल है करनी सेना चीफ
राजपूत जाट राइवलरी और इंटरकास्ट जो बीच में वॉयलेंस रहता है। थर्ड लार्जेस्ट इंडिया इकोनॉमिकली, थर्ड लार्जेस्ट बाय 2030 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो अब तो रैंकिंग के हिसाब से देखा तो यूएस फर्स्ट है, सेकंड चाइना, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज जर्मनी, फिफ्थ इज करेंटली इंडिया, देन फ्रांस, देन ब्रिटेन, उसके बाद फिर रशिया या फिर कनाडा है, उसके बाद फिर बाकी सब कंट्रीज है। ई गेमिंग लॉबीज, ई गेमिंग वो तो ऑनलाइन गेमिंग, आप उसमें गेम ऑफ स्किल है तो पबजी हो गया या फिर काउंटर स्ट्राइक एक्सेट्रा। तो IMAI, इंडियन इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ई गेमिंग फेडरेशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, दे आर पार्ट ऑफ द प्रेशर ग्रुप। तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, ये भी बात करते हैं कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में बढ़ना चाहिए, और उससे फ़ायदा दोनों को है, कस्टमर को भी है, कंपनी को भी है, सरकार को भी। तो फंडिंग और टैक्स भी ले सकते हैं, सबको फायदा है। बस ये पता होना चाहिए कि ये गेम ऑफ चांस नहीं होना चाहिए, गेम ऑफ स्किल होना चाहिए। तो MAT had notified rules for online gaming which allowed for the setting up of self regulatory bodies, कि जो भी गेमिंग और सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए। तो ओवरऑल ये गेमिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ बेटिंग ऐप, गेम ऑफ चांस वाला ऐप है, उसको यूज किया जाता है फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। ऐसे महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में था, तो उस पर भी देखना चाहिए। तो वाई द इंडियन ट्रेड इज वर्नेबल टू राइजिंग निमोनिया केसेस इन चाइना। तो इसमें बात हो रहा है कि चाइना में अगर राइज होगा निमोनिया केसेस, तो इंडिया में जो इम्पोर्ट है वैक्सीनेशन के लिए API, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो क्रूशियल होता है फॉर द मेकिंग ऑफ द ड्रग्स इन इंडिया, वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि चाइना में मैक्सिमम फोकस रहेगा कि API को कंजर्व करें और उससे आप वैक्सीन बनाए या फिर ड्रग्स बनाए। तो इंडिया में कम भेजेंगे, तो इससे इम्पोर्ट इम्पैक्ट करेगा, इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो हैम्पर करेगा लॉन्ग टर्म में, इसलिए। तो ये इंडिया ट्रेड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। $9 बिलियन एक्सपोर्ट है और 60 इम्पोर्ट, अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में। तो फर्टिलाइजर सेल देखा जाए तो फर्टिलाइजर बहुत तरह के होते हैं, सिर्फ यूरिया नहीं होते, यूरिया, DAP, MOP, NPK, SSP एक्सेट्रा। डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया हो गया, फिर NPP, सब में जो NPP वैल्यू है वो डिफरेंट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। तो हर एक का अपना अपना तरीका है और उसके बिकते हैं फिर। तो इसके लिए कुछ नया स्कीम आया था हाल फिलहाल में, प्रवेश। फर्टिलाइजर रिलेटेड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, जिसमें बात हो रहा है कि जो ब्रांडिंग होगा वो भारत ब्रांडिंग रहेगा, ताकि कोई कंपनी जो है, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो इसके तो उनको सब्सिडी जब मिलता ही है तो वो भारत के नाम से बेचे, ताकि लोगों के अंदर में अवेयरनेस रहे विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिमम यूज ऑफ द यूरिया, और एक सस्ते दाम पे और ठीक दाम में मिले, इसलिए। अब ब्रांडिंग भी सही रहेगा, और दूसरा कि आप कंट्रोल कर सकते हो क्वालिटी ऑफ द यूरिया फर्टिलाइजर। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम इसके अंदर। वी कैन टेक अप फाइनेंस एक्सप्रेस। टैक्स फॉर किडनी भी डिस्कस कि कैसे अनएथिकल है। नोटो क्या है, ये मॉनिटर करता है जो भी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है इन द सिटी अमंग द सिटीजन्स।
ये ले लो मानसी एक बार। तो कौन सा वाला आर्टिकल कह रहे हो? अच्छा, ये पीपीएससी। CPSCs meet 50% of the annual capital expenditure target. So basically ये show कर रहा है again public sector enterprises ज़्यादा role play कर रहे हैं. They have a dominant share in the capital expenditure. So firstly यहाँ से learning यही है कि private sector का role भी increase होना चाहिए. As we were also talking about कि CSR expenditure में भी public sector enterprises और जो units हैं उनका ज़्यादा proportion of expenditure है. यस। और नेक्स्ट आर्टिकल टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। NHAI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसका एक्ट देख लेना, एक बार सर्च कर लो इस एक्ट के अंदर में आता है। एंड उसके अंदर में बहुत PPP मॉडल है, BOT है, TOT है, ट्रांसफर ऑपरेट, फिर रिकॉर्ड है कि HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो इसमें डिफरेंस क्या है मानसी, HAM BOT में? HM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसके बारे में तो मेरे को थोड़ा और रीड करके एग्जैक्टली डिफरेंस बताना पड़ेगा. BOT इज लाइक बिल्ड ऑपरेट एंड देन आप ट्रांसफर कर देते हो. जो प्राइवेट सेक्टर है पहले बिल्ड करता है फिर उसको ऑपरेट करता है जो कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए, एंड और देन ट्रांसफर दैट कर इज देते हैं। ट्रांसफर. हाइब्रिड जो है वो दोनों का मिक्सचर है बिटवीन द बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, EPC मॉडल। मतलब कि सरकार ही सब चीज़ देगा। वो एक पहला, एक और एक बिल्ट ऑपरेट है, खुद से बनाएगा, ऑपरेट करेगा, और फिर जब पैसा वापस ले लेगा फिर ट्रांसफर कर देगा सरकार को वापस। तो दोनों के बीच का मॉडल है। फाइनेंशियल रिस्क में गवर्नमेंट ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क रहता है इन HAM मॉडल, लेकिन BOT में मॉडल में प्राइवेट के पास ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि वो खुद बनाता है उसको, ऑपरेट करता है, फिर ट्रांसफर करता है सरकार को। तो ये फर्क है। HAM मॉडल में गवर्नमेंट बियर्स 40% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेकिन BOT मॉडल में प्राइवेट प्लेयर हैज टू अरेंज फॉर ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए। कंपेंसेशन भी कुछ नहीं मिलता है BOT मॉडल में, HAM में वो भी रहता है। तो HAM मॉडल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ में जाता है फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो इतने सारे HAM और EPC में बना है, देख सकते हैं। टेंडर कितना अवार्ड हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन में, NHAI। तो रोड कंस्ट्रक्शन में NHAI कम है, टेंडर ज़्यादा है। तो प्राइवेट प्लेयर का रोज बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स। ये उड़ान स्कीम क्या है? आंचल। मानसी। सो उड़ान इज उड़े देश का आम हम्म, नागरिक, मतलब एयर ट्रैवल को और कैसे मतलब चीपर बना, कॉस्ट अफोर्डेबल इफेक्टिव में बना, बना. कॉस्ट इफेक्टिव। और दूसरा एक और, एक तो एयर ट्रैवल हो गया, और कि जो बहुत इंटीरियर्स ऑफ इंडिया है जहाँ पर एयर ट्रैवल होता ही नहीं है, वहाँ पर एयरपोर्ट कैसे बना है? तो उड़ान 2.0 के अंदर उसके अंदर बात होता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, वहाँ पर कम से कम एक दो एरोप्लेन आना ही है उसके लिए। तो ऐसे अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए और मैक्सिमम यूज ऑफ एयरवेज बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बाइजू का केस क्या हुआ था मानसी, जो ये बहुत फेमस हो रहा था? यहाँ पे बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एक तो फर्स्टली वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई थी, एंड आई थिंक समवेयर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एलिमेंट था इसमें. हाँ, अनपेड ड्यूज था उनका। वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, जो उनका अपना प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का सर्विसेज था, उस पर कम फास्ट फोकस करके एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहे थे। उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो खर्चा हो रहा था एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो रहा था, अपना एम्प्लॉयज़ को पैसा कम दिए। दूसरा, जो टेंडर मिला था उनको विद रिस्पेक्ट टू BCCI कि आप ब्रांडिंग कर सकते हो, उसको पैसा नहीं दिए। तो ये इशू होता है, अनएथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये, देखा जाए तो। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज से भी लाइक रेगुलेटर होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। रैपिडो है क्या मानसी?
रैपिडो जैसे लाइक वी आर हैविंग द स्मार्ट ब्लू जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर है, मतलब रैपिडो बाइक सर्विसेज, जैसे वी आर हैविंग ओला उबर, है तो ये भी एक एक। तरह से टू व्हीलर के लिए। हम्म। कि ओला में कि आप गाड़ी यूज होता है, इसमें आप कॉल करके आप कहीं जाना है जा सकते हैं। टैक्सी सर्विस है, टैक्सी नहीं मतलब बाइक सर्विस। तो यहाँ पे जैसे ये आर्टिकल है बम्पर डे फॉर अडानी स्टॉक्स, तो अडानी स्टॉक्स ऑब्वियसली जो इशू है उसके बाद से वॉलेटिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो जो हम बेसिकली एक इंडिकेटर यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में टू चेक द वॉलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक, उसको हम बीटा बोलते हैं। लाइक बेटा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स हाँ में। इस साल पूछो। बिग टेक वर्सेस कनाडा, तो बिग टेक का देख चुके हैं, फेसबुक मेटा वर्सेस जो यूएस के जो एजेंसीज था उसके बीच में। ये एक बार ले लो जी। सो हैव द फार्मर इनकम्स डबल्ड, सो यही है कि जो हमारा टारगेट था डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ऑल्दो वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो यहाँ पे एमएसपी की बात की जा रही है कि एक चैलेंज एमएसपी में यही है कि फर्स्टली कोई लीगल गारंटी नहीं है एमएसपी, ये जस्ट कि एग्जीक्यूटिव फार्मर्स को बोलता है कि एमएसपी वुड बी प्रोवाइडेड टू देम, बट इट इज नॉट अ गारंटी। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिमांड ऑफ द फार्मर्स एज वेल। सो एमएसपी में ये देखा जा रहा है जो एमएसपी हाइक होता है दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू द राइज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स फॉर द फार्मर्स, सो दैट इज वन इशू। एंड यहाँ पे वी आर हैविंग लाइक एमएसपी में हम रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं, व्हाट फॉर्मूला वी कैन गो फॉर इज जो एमएस स्वामीनाथन कमिटी ने भी सजेस्ट किया था कि 50% जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे एमएसपी हाइक होनी चाहिए, या वी कैन से कि जो नेम ऑफ द फॉर्मूला इज A+C+FL फॉर्मूला, so that can be adopted. And apart from this doubling the farmers income, we talk about कि इसको हम increase कर सकते हैं by bringing reforms in the cropping pattern, so that again जो climate resilient crops है plus that millets जिनका market price naturally higher level पे है, so that would be there. And doubling of the farmers income में भी insurance to the farmers वो एक important role play करेगी। जब हम बात करते हैं climate change impact जो हो रहा है, hail storms होते हैं, wind speed high होती है, या locust attacks होते हैं, so to cover that and reduce the risk for the farmers, so hedged farming हम एक term use कर सकते हैं for this. एंड डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम में नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में और कौन से ग्रोथ एरियाज हो सकते हैं, लाइव स्टॉक या एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की हम बात कर सकते हैं। सो दीज कैन बी द फ्यू एरियाज। और इसमें बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं डबलिंग। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हाई वैल्यू क्रॉप्स पर फोकस करना है, मॉनसून डिपेंडेंसी को कम करना है, मोर इरिगेशन फैसिलिटी करना है, ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। आप मोर वैल्यू बेस्ड क्रॉप कैसे होगा कि आप बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे या आप ब्रांडिंग करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग दो, ऑर्गेनिक फ्रूट्स है तो उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को इन्वेस्ट करना है, R&D प्रोजेक्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप को प्रमोट करना है, तभी जाके हो सके। सिर्फ एमएसपी से नहीं हो सकेगा, ये बात हो रहा है यहाँ पर। एमएसपी एक टूल है लेकिन उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। वी कैन टेक अ नेक्स्ट।